हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और इसमें मैं आप लोगों को यूनिट 4 का अध्ययन कराऊंगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में यूनिट 4 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं का अध्ययन कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले सहज वृत्ति या मूल प्रवृत्ति। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था संवेदनाओं के बारे में, फिर हम लोगों ने पढ़ा था अनुभूति के बारे में और सबसे बाद में लास्ट में पढ़ा था अवधारणा या संकल्पना क्या होती है। आज की क्लास में हम लोगों को उसके आगे के जो महत्वपूर्ण टर्म है, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है मोटिवेशन यानी प्रेरणा के बारे में। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्मृति यानी मेमोरी के बारे में और फिर लास्ट में हम लोग को पढ़ना है इंट्रेस्ट यानी ध्यान के बारे में। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो टर्म है आपके शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है और इनकी जानकारी के बाद आप कैसे अपने परीक्षा में प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखा। हाँ चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रेरणा के बारे में, यानी मोटिवेशन क्या होता है। इसको अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। तो देखिए, प्रेरणा किसी भी स्टूडेंट के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जरूरी, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, अगर किसी व्यक्ति को किसी कार्य को सही तरीके से करना है तो उसको प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति या प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह वह मानसिक अवस्था है जो किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसको बनाए रखने और उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो प्रेरणा वह कारण है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष उद्देश्य की ओर कार्य करने के लिए उकसाता है। यानी प्रेरणा एक ऐसी शक्ति होती है जिसके आधार पर हम किसी कार्य को सही तरीके से करते हैं और उसको करने के लिए उत्साहित रहते हैं। हमारे अंदर जोश बना रहता है। अगर हम किसी कार्य को करते हुए थक जाते हैं या थोड़ा निराश हो जाते हैं, तो अगर हमको उसमें प्रेरणा मिल जाए, कोई हमें मोटिवेट कर दे, तो हम उस कार्य को फिर से करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो देखिए, प्रेरणा की क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। तो प्रेरणा देखिए, पहले इसकी विशेषता क्या है कि प्रेरणा आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में होती है। यानी प्रेरणा को सीखने की इच्छा बाह्य रूप में हो सकती है, जैसे पुरस्कार पाने की वजह। प्रेरणा को आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में कहा जा सकता है। तो प्रेरणा सीखने की जो प्रक्रिया होती है, वो इच्छा जो होती है वो आंतरिक होती है और बाह्य भी होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखना चाह रहा है तो वह अपने मन से उस कार्य को करेगा, और बाह्य रूप में क्या है कि उसको कोई कार्य करवाना है तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा, उसको किसी प्रकार का सांकेतिक चिन्ह प्रदान किया जाएगा, तब जाके वह कार्य करेगा। दूसरी विशेषता है यह गतिशील प्रक्रिया यानी डायनामिक प्रोसेस है। इसका मतलब कि प्रेरणा निरंतर बदलती रहती है और विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार प्रभावित होती है। यानी यह एक बदलती हुई स्थिति के अनुसार चलती है। यदि किसी व्यक्ति को एक ही प्रकार की प्रेरणा बार बार दी जाएगी तो हो सकता है वो उसके लिए प्रभावी न हो। यानी अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समय पर प्रेरणा में बदलाव किया जाता है। अगली विशेषता है कि यह उद्देश्य निर्देशित होती है, यानी गोल डायरेक्टेड होती है। प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। फिर उसके बाद देखिए, अगली विशेषता है यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया यानी इंडिविजुअल प्रोसेस है। प्रत्येक व्यक्ति की प्रेरणा अलग अलग होती है क्योंकि उसकी आवश्यकताएं और इच्छाएं भिन्न भिन्न होती है। अगली विशेषता है आवश्यकताओं पर आधारित होती, यानी नीड बेस्ड होती। प्रेरणा व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करती, यानी जिस व्यक्ति की जैसी आवश्यकता उसको उसी प्रकार की प्रेरणा जरूरी होती। प्रेरणा देखिए कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। इसका देखिए मेन जो प्रकार है वही हम लोगों को देखना। जैसे देखिए, सबसे पहले आंतरिक प्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यह जो प्रेरणा होती है व्यक्ति के आंतरिक आनंद, रुचि और जिज्ञासा से उत्पन्न होती। इसका मतलब यदि व्यक्ति कोई कार्य करके खुद से अपने आप से खुश है, यानी अंतर मन से उसका मन खुश है, तो वो कहा जाता है कि आंतरिक प्रेरणा है। उदाहरण के लिए देखिए,
बच्चा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए जब पढ़ाई करता है तो यह भी एक प्रकार की आंतरिक प्रेरणा है, यानी वो अपने अंदर से ही प्रेरित है कि उसको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। दूसरी चीज, चित्रकला का शौक रखने वाला व्यक्ति बिना किसी पुरस्कार की चाहत के चित्र बनाता है। यदि कोई व्यक्ति चित्रकला को बहुत ज्यादा पसंद करता है तो उसको किसी पुरस्कार की चाहत नहीं रहती, वो अपने आप चित्र को बनाता रहता है। तो इस प्रकार की जो प्रेरणा होती है वो आंतरिक प्रेरणा। इसका मतलब कि किसी कार्य को करते समय खुद से आनंद महसूस करना, उसमें इंटरेस्ट लेना। जब आप किसी चीज में रुचि लेंगे और आपको वो चीज अच्छी लगेगी तो आपको अपने आप आंतरिक रूप से प्रेरणा मिलती रहती है। उसके बाद देखिए अगली प्रेरणा है बाह्य प्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यह प्रेरणा देखिए बाहरी पुरस्कारों या परिणामों से जुड़ी होती है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, अंक, वेतन इत्यादि। इस प्रकार की प्रेरणा के द्वारा जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करना नहीं चाहता है, उसका करने का मन नहीं रहता है, तब इस प्रकार की प्रेरणा के द्वारा उसको वह कार्य कराया जाता है, उसको पुरस्कार देकर, उसको अंक देकर, उसके वेतन में वृद्धि करके। तो इस तरीके से जब कोई कार्य कराया जाता है और कार्य करने के लिए व्यक्ति को उत्साहित किया जाता है तो यह बाह्य प्रेरणा में आती है। जैसे देखिए छात्र अच्छे अंक पाने के लिए मेहनत करता है। दूसरा उदाहरण, कर्मचारी वेतन वृद्धि के लिए बेहतर प्रदर्शन करता है। प्रेरणा के देखिए उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल्स ऑफ मोटिवेशन। पहला उदाहरण देखिए शैक्षिक प्रेरणा से संबंधित, यानी एकेडमिक मोटिवेशन से। इसमें देखिए छात्र परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं। व्यक्तिगत प्रेरणा का उदाहरण देख लीजिए, पर्सनल मोटिवेशन। कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए रोज योग करता है, यानी कोई व्यक्ति अपने आप से प्रेरित है तो अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए वो योगा करता है। सामाजिक प्रेरणा, सोशल मोटिवेशन। कोई व्यक्ति समाज सेवा के लिए लोगों की मदद करता है, यानी कोई व्यक्ति समाज सेवा करना पसंद करता है और वो उसके लिए प्रेरित है तो वो समाज सेवा करेगा। उसके बाद देखिए अगली है पेशेवर प्रेरणा, यानी प्रोफेशनल मोटिवेशन। जब कर्मचारी प्रमोशन के लिए कठिन परिश्रम करता है तो इस प्रकार की प्रेरणा जो है पेशेवर प्रेरणा में आती है। यानी कोई काम करने वाला कार्यकर्ता है, वो सोचता है कि मैं अच्छे तरीके से काम करूंगा, मेहनत से करूंगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी, सैलरी में वृद्धि कर दी जाएगी। तो इस प्रकार का प्रोफेशनल मोटिवेशन में आता है। अब देखिए शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में जो प्रेरणा है उसकी क्या भूमिका है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में और अधिगम के क्षेत्र में इसको कैसे उपयोग किया जाना चाहिए। प्रेरणा देखिए शिक्षण और अधिगम की आधारशिला होती है, क्योंकि प्रेरित छात्र ही सीखने में रुचि लेते हैं और अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार करते हैं। तो पहली चीज देखिए इसकी क्या है कि यह अधिगम को सक्रिय बनाता है, यानी जो छात्र प्रेरित होते हैं वो अध्ययन में अधिक रूप से सक्रिय रहते हैं और अधिगम को रुचिकर मानकर उस पर मेहनत करते हैं, उसको सीखते हैं। उदाहरण देखिए, अगर शिक्षक विषय को रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो छात्र स्वेच्छा से सीखने में रुचि लेंगे। दूसरा देखिए इसका उपयोग क्या है, अधिगम के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है, यानी अगर कोई छात्र प्रेरित है और वह पढ़ाई में कठिनाई आने पर भी प्रयास करता है तो उसको लक्ष्य प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं आएगी। उदाहरण के लिए देखिए, अच्छे अंक पाने की प्रेरणा से छात्र कठिन विषयों का भी अध्ययन करते हैं, यानी जिन छात्रों को लगता है कि मुझे अपना परसेंटेज अच्छा लाना है, ज्यादा मार्क्स लाना है, तो वो कठिन विषय पे भी मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि कठिन विषयों को पढ़ना छोड़ देता है। अगली देखिए क्या है उपयोगिता इसकी, इसके द्वारा देखिए रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा मिलता है, यानी प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जब छात्र प्रेरित होते हैं तो वो नई चीजें सीखने और नए विचारों को अपनाने के लिए आगे रहते हैं। इसका उदाहरण देखिए क्या है कि विज्ञान के प्रयोगों में बच्चों को नए विचारों के साथ प्रयोग करने की प्रेरणा दी जाती है, तो वह रचनात्मक प्रेरणा के अंतर्गत आती है। उसके बाद देखिए आत्म प्रेरणा में बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी सेल्फ मोटिवेशन में। यदि कोई व्यक्ति खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है तो उससे उस चीज को सीखने के लिए उसको ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आसानी से उस चीज को सीख लेता है। देखिए प्रेरणा से छात्र स्व प्रेरित बनते हैं और सीखने में स्वयं सक्रिय रहते हैं। अगली देखिए इसका क्या उपयोगिता है, चुनौती स्वीकारने की क्षमता डेवलप होती है, यानी छात्र जब प्रेरित रहता है तो वह चुनौतियों से घबराता नहीं है, कठिनाइयों से घबराता नहीं है और हर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करता रहता है।
अब देखिए शिक्षकों के लिए प्रेरणा बढ़ाने के लिए क्या सुझाव दिया जा सकता है, यानी शिक्षक किस प्रकार से अपने स्टूडेंट की प्रेरणा को बढ़ाएं, उसके लिए उनको क्या क्या करना चाहिए। तो पहली चीज देखिए क्या है कि कक्षा का वातावरण जो है सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, यानी कक्षा में सहयोगात्मक और प्रेरक वातावरण बनाए रखेंगे तब जाके वहां सही तरीके से मोटिवेशन प्रभावी होगा। दूसरी चीज क्या है कि छात्रों का उत्साह वर्धन करें, यानी इनकरेज स्टूडेंट, छात्रों को उनके अच्छे प्रयासों के लिए प्रशंसा और पुरस्कार प्रदान करना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, यानी इंडिविजुअल अटेंशन छात्रों के ऊपर रखना चाहिए, जिससे प्रत्येक छात्र की जरूरतों और समस्याओं को समझकर व्यक्तिगत सहयोग दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए रुचिकर शिक्षण पद्धति को अपनाना चाहिए, यानी छात्रों को समझ शिक्षक के द्वारा ऐसी शिक्षण पद्धति अपनाई जाए जिससे छात्र उसमें इंटरेस्ट लें, यानी उनको खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, प्रायोगिक गतिविधियों के माध्यम से अधिगम को कराना चाहिए। इसके अलावा देखिए उदाहरण और प्रेरक कथाओं का उपयोग करना चाहिए, यानी पढ़ाते समय विभिन्न प्रकार के उदाहरण देने चाहिए और कुछ ऐसी कहानियों और बातों को बताना चाहिए जिससे उनको प्रेरणा मिले। उसके बाद फिर देखिए लक्ष्य निर्धारित कराना चाहिए, यानी छात्रों को उनके एक स्पष्ट लक्ष्य को बता देना चाहिए, निर्धारित करा देना चाहिए और फिर उसकी प्राप्ति के लिए उनको बीच बीच में मोटिवेट करते रहना चाहिए। फिर देखिए छात्रों में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करनी चाहिए, यानी उनको स्वतंत्र रखना चाहिए, उनके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए और उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। छात्रों को कुछ कार्यों में निर्णय लेने का अधिकार देना चाहिए जिससे उनमें आत्मविश्वास और प्रेरणा बने, यानी हर काम अपने ऊपर ही न रखें, कुछ चीजों को उनको करने की भी आजादी देनी चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने देखा कि यह जो प्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, यह शिक्षा के क्षेत्र में कितना उपयोगी होता है। तो देखिए प्रेरणा शिक्षण और अधिगम की आत्मा होती है। यदि छात्र प्रेरित होते हैं तो वे कठिन से कठिन विषयों को भी रुचि और उत्साह के साथ सीखते हैं। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे छात्रों में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की प्रेरणा को बढ़ावा दे। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही प्रकार की प्रेरणा, दोनों। यदि वो खुद से उत्साहित रहेगा तो अपने आप पढ़ेगा और थोड़ा बहुत बाह्य प्रेरणा भी दी जानी चाहिए कि उसको अच्छे अंक दे देने चाहिए, उसकी प्रशंसा कर देनी चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ सांकेतिक पुरस्कार दे देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि और भी अच्छे तरीके से छात्र पढ़ाई में रुचि लेते हैं। इसके लिए देखिए शिक्षण को रोचक बनाना चाहिए, प्रासंगिक बनाना चाहिए और व्यवहारिक बनाना चाहिए। जिसके साथ ही छात्रों को समय समय पर प्रशंसा करनी चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, उनका समर्थन देना चाहिए। जब छात्र प्रेरित होते हैं तो अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होगी, गहरी होगी और अस्थायी रूप से उनको अधिगम कराने में सक्षम। तो इस प्रकार से देखिए ये था हम लोगों का प्रेरणा यानी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के बारे में। अगला जो दूसरा टर्म है वो स्मृति है, मेमोरी। ये मेमोरी किस प्रकार से शिक्षण अधिगम में उपयोगी होती है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेमोरी होती क्या है इसको जान लेते हैं। देखिए स्मृति यानी मेमोरी मानव मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति जानकारी को ग्रहण करता है, संग्रहित करता है और पुनः प्राप्त करता है। यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अनुभवों, तथ्यों और ज्ञान को संग्रहित रखने और आवश्यकता पड़ने पर उसे याद करने में मदद करती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो स्मृति एक ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से हम पूर्व में प्राप्त जानकारी, अनुभव और सीखी गई बातों को याद रख सकते हैं और भविष्य में उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी यह हमारे मस्तिष्क की एक ऐसी क्षमता होती है जिसके द्वारा हम किसी किए गए कार्य को भविष्य में उपयोग करने के लिए अपने मस्तिष्क में उसको संरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इसकी देखिए क्या विशेषताएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। पहली विशेषता क्या होती है कि यह सूचना का संग्रह करता है, यानी हम जो कुछ भी सूचना प्राप्त करते हैं हमें वह इसको बहुत लंबे समय तक रखने में मदद करती है। दूसरी चीज, यह जानकारी का पुनः प्रयोग करने में भी उपयोगी होती है, यानी हम किसी जानकारी को पहले से जानते थे, संग्रहित करके रखे हैं, स्टोर करके रखे हैं, तो फिर उसका पुनः प्रयोग करने में यह सहायक होती है। उसके बाद देखिए यह सुनियोजित प्रक्रिया होती है, यानी ऑर्गेनाइज प्रोसेस होता है।
स्मृति एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें सूचना को व्यवस्थित करके संग्रहित किया है। यानी किसी भी सूचना को ये जैसे तैसे नहीं रखती है। आप जिस प्रकार से उसको स्टोर किए रहेंगे, जिस प्रकार से समझे रहेंगे, जाने रहेंगे, वो उसी प्रकार से स्टोर होता है। यदि देखिए आप किसी अपने दोस्त का या फिर किसी विषय के ही किसी टॉपिक को अगर सीरियल वाइज पढ़े हुए हैं, याद है, तो बाद में जब परीक्षा में लिखना होगा तो वो एक तरीके से सीरियल वाइज ही आपको याद आएगा। ऐसा नहीं है कि लास्ट वाला याद आ जाए, पहले वाला भूल जाए, ऐसा नहीं होता। यानी एक व्यवस्थित होता है। उसी प्रकार से देखिए आप अपने बहुत सारे मित्र होंगे जिनका जो मोबाइल नंबर होता है मौजूबानी जानते हैं, उनका नाम सब कुछ जानते हैं, आप कभी भूलते नहीं है। तो ये कैसे होता है? इसी की वजह से होता है। उसके बाद देखिए यह गतिशील प्रक्रिया है, यानी यह डायनामिक नेचर की होती है। स्मृति समय के साथ बदल सकती है और नई जानकारी के साथ अपडेट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेमोरी फिक्स होती है, यह बदल भी सकती है। यदि आपको पहले से संबंधित कोई जानकारी पता है और बाद में उससे संबंधित कुछ नई चीज मिल ली तो आप उसको अपडेट करेंगे, यानी उसमें बदलाव हो जाएगा। थोड़ी बहुत जानकारी है, अब आपको किसी व्यक्ति ने उस चीज के बारे में और थोड़ा बता दिया, तो आप उसमें क्या करेंगे? उस चीज को अपडेट करेंगे, उसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, बदलाव कर देंगे। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत अंतर भी दिखता है इसके वजह से। यानी स्मृति की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। यानी हर स्टूडेंट की, हर व्यक्ति की स्मृति एक जैसी नहीं होती। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो थोड़ी थोड़ी देर में चीज़ों को भूल जाते हैं, और बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि किसी भी चीज़ को जल्दी भूलते ही नहीं है। या अगर किसी चीज़ को देख ले रहे हैं, किसी चीज़ को पढ़ ले रहे हैं, या किसी घटना से वो अगर झेल रहे हैं या उससे जुड़े हैं, तो फिर वो कभी उसको भूलते नहीं है, वो हमेशा उनको याद रहती है। अब देखिए स्मृति के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो देखिए पहला प्रकार है कि संवेदी स्मृति, यानी सेंसरी मेमोरी। यह मेमोरी देखिए क्या होती है, हमारे सेंस से रिलेटेड, यानी बहुत कम समय तक काम करती है। लेकिन सेंसरी मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को तुरंत समझने के लिए। देखिए यह स्मृति सबसे कम समय यानी कुछ सेकंड तक रहती है, और यह इंद्रियों आंख, कान, त्वचा आदि के माध्यम से प्राप्त जानकारी को संग्रहित करती है। यानी इस मेमोरी का अगर किसी का कमजोर है तो वह अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा जो सूचना मिल रही है उसको जल्दी समझ नहीं पाता है। देखिए उदाहरण, किसी सुंदर दृश्य को देखकर उसकी छवि कुछ क्षणों तक मन में बनाए रखना। यदि देखिए आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपको कोई सुंदर चीज दिख गई तो वो तुरंत आपके दिमाग में, उस स्मृति में वो चीज आएगी और थोड़ी देर तक उस चीज आपके दिमाग में बन, फिर उसके बाद धीरे से वो धीरे धीरे भूल जाते हैं। उसके बाद देखिए अल्पकालिक स्मृति होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। इसमें जानकारी थोड़े समय यानी 20 से 30 सेकंड तक संग्रहित रहती है। यदि इस जानकारी पर ध्यान न दिया जाए तो यह भुला दी जाती है। उदाहरण के लिए देखिए किसी से फोन नंबर सुनकर उसे कुछ समय तक याद रखना। देखिए जब आपको किसी का फोन नंबर बताया जाता है तो आपको जब बताया जाता है तो उस समय आप थोड़ी देर तक उसको याद रखते हैं, उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं। लेकिन यदि उसी नंबर को आप बार बार उपयोग करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसलिए देखिए बहुत से लोग जब किसी को नंबर लिखवाते हैं तो वो सुनते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ सुन लिए, याद है, लेकिन ज्यादा देर तक याद नहीं रहता है, वो फिर भूल जाता है। उसके बाद देखिए अगली है दीर्घकालिक स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें जानकारी को देखिए लंबे समय तक संग्रहित किया जाता है। यह एक ऐसी मेमोरी होती है कि इसमें यह जानकारी वर्षों या जीवन भर भी याद रह सकती है। उदाहरण के लिए देखिए बचपन की यादें, जन्म तिथि, पहाड़ों के नाम। देखिए हम लोग जो होते हैं अपने बचपन की बहुत सारी घटनाओं को बूढ़े हो जाते हैं तो भी याद रखते हैं। उसी प्रकार से देखिए हम अपनी जन्म तिथि कभी नहीं भूलते, हमेशा याद रखते हैं। उसी प्रकार से जो गिनती पहाड़ा अगर आप छोटी क्लास में आपको पढ़ाया गया है तो भी आप उसको नहीं भूलते हैं। यानी आपकी दीर्घकालिक मेमोरी अगर बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, तो आप इन सब चीजों को कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए स्मृति की जो प्रक्रिया है वो कैसे चलती है, यानी प्रोसेस ऑफ मेमोरी। तो सबसे पहले देखिए क्या किया जाता है कि किसी भी जानकारी को ग्रहण किया जाता है, यानी इसको इनकोडिंग कहा जाता है। यह ऐसा चरण होता है जब व्यक्ति किसी जानकारी को सबसे पहले एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है। उदाहरण के लिए देखिए पढ़ाई के दौरान किसी पाठ को ध्यान से पढ़ना, यानी पहली प्रक्रिया है शुरुआत में कि आपको किसी चीज को अपने मेमोरी में स्टोर करना है तो उस चीज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यदि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो शुरू में पहले उसको ध्यान से सुनना होगा। उसके बाद देखिए उसको संग्रहित करेंगे, स्टोर करेंगे, यानी जानकारी को मस्तिष्क में संग्रहित करेंगे।
उदाहरण के लिए देखिए, पढ़े गए पाठ को दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित करना। फिर तीसरा प्रक्रिया क्या है, उसको पुनः प्राप्ति करना, रिट्रीव करना, यानी जिस जानकारी को आपने अपनी स्मृति में संग्रहित किया है उसको जरूरत पड़ने पर आप फिर से याद करेंगे। उदाहरण के लिए देखिए क्या होता है कि जब आपकी परीक्षा आती है तो आप जो अच्छे तरीके से पढ़े रहते हैं, अपने मेमोरी में स्टोर किए रहते हैं, उसको फिर से रिकॉल करते हैं, रिट्रीव करते हैं और उससे अच्छा उत्तर परीक्षा में लिखते हैं। ठीक, कुछ स्मृति के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ मेमोरी, जिसमें देखिए पहला क्या है, पढ़ाई से संबंधित स्मृति, यानी जो छात्र किसी विषय को ध्यान से पढ़ते हैं वे उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जो स्टूडेंट ध्यान से नहीं पढ़ते हैं उनको अगले दिन ही वो चीज नहीं याद रहती है। दूसरी चीज होती है अनुभव की स्मृति, यदि आप किसी विशेष यात्रा या घटना से जुड़े हैं या आपने उसका सामना किया है तो वो चीज़ आपको जीवन भर याद रहती है। आप कभी भी लाइफ में कहीं टूर पर गए होंगे तो उसकी बातें आपको एकदम जैसा लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है, या किसी के साथ कोई घटना हुई रहती है तो वो भी लगता है कि ये घटना अभी हाल फिलहाल में ही हुई है। तो इस प्रकार से जो होता है ये अनुभव की स्मृति होती है। तीसरी चीज क्या है, सीखी गई कौशल की स्मृति, यदि आप किसी चीज को सीखे, आपके अंदर कोई स्किल डेवलप हुई है, यानी आपने साइकिल चलाना सीखा, कंप्यूटर चलाना सीखा, गाड़ी चलाना सीखा, तैरना सीखा, तो इस प्रकार से जो चीजें आप सीखते हैं वह कौशल से संबंधित स्मृति होती है और यह आपके स्मृति में हमेशा बनी रहती है। अब देखिए शिक्षण और अधिगम में इस प्रकार की जो मेमोरी है इनका उपयोग कैसे होता है, यह कैसे उपयोगी है। तो देखिए स्मृति शिक्षण और अधिगम में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया तभी प्रभावी होती है जब जानकारी को लंबे समय तक याद रखा जाए। तो पहला देखिए उपयोग क्या होता है इसका शिक्षण अधिगम में, यह जानकारी को संग्रहित करती है, यानी हम जिस जानकारी को प्राप्त करते हैं, किसी सूचना को प्राप्त करते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में उसको संग्रहित करती है। उदाहरण के लिए देखिए विज्ञान के नियमों को, गणित के सूत्रों को लंबे समय तक हम लोग याद रखते हैं और फिर परीक्षा में उसका उपयोग करते हैं। परीक्षा में सफलता के लिए भी मेमोरी बहुत जरूरी होती है। जिस स्टूडेंट की स्मृति अच्छी होती है वो परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं और बेहतर मार्क्स प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा अधिगम को स्थायी बनाया जाता है, यानी छात्रों को जो चीज सिखाई जाती है वो उनके लिए एक प्रकार से अस्थायी हो जाता है और उसका भविष्य में वो जरूरत पड़ने पर उपयोग करते हैं। इसके द्वारा रचनात्मकता और नवाचार आता है, यानी अच्छे स्मृति वाले जो छात्र होते हैं वो पूर्व में सीखी गई जानकारी का उपयोग करके नए नए विचारों को उत्पन्न करते हैं। इसके द्वारा देखिए आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, यानी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। जब आप किसी चीज को याद किए रहते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर वो आपको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। और जिन बच्चों को चीजें नहीं याद आती है तो उनके चेहरे पर देखिए घबराहट दिखती है, जैसा लगता है कि बहुत कुछ छूट गया है। तो इस तरीके से जब छात्रों को उनकी चीज याद आ जाएगी तो वो कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, देखिए इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। अब देखिए इसके लिए शिक्षकों को क्या सुझाव दिया जा रहा है, शिक्षकों के लिए क्या सुझाव दिया जा सकता है। पहली चीज क्या है कि दोहराव का उपयोग करें, यानी किसी जानकारी को बच्चों को बताई जा रही है, सिखाई जा रही है तो कोशिश किया जाए कि उसको दोहराया जाए या 2-3 बार बताया जाए, जिससे क्या होगा कि बच्चों को वो चीज उनकी स्मृति में बैठ जाएगी। व्यवहारिक गतिविधियां कराई जाए, यानी किसी छात्र को कोई चीज पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है तो उसको व्यवहारिक रूप से वो कराने का मौका दिया जाए, या फिर ऐसे उदाहरण दिए जाएं जिसका उपयोग वह अपने आम जनजीवन में कर रहा है, अपने रोज की जिंदगी जीवन में कर रहा है, आते जाते घर में उसका उपयोग कर रहा है, देख रहा है, तब उससे उसको चीजें याद रहेगी। मनोवैज्ञानिक युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी यदि किसी कठिन जानकारी को याद कराया जा रहा है, बच्चों को बताया जा रहा है तो मनोवैज्ञानिक तरीके से बताया जाए, यानी बच्चों को उससे संबंधित चित्र दिखाया जाए, ग्राफ दिखाया जाए, मैप दिखाया जाए, और अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो उससे संबंधित किसी कहानी को सुनाया जाए, कोई शॉर्टकट टर्म बता दिया जाए, कोई छोटा शब्द बता दिया जाए जिससे उस चीज को उसको शॉर्टकट में याद रखा जाए। उसके बाद देखिए बच्चों के साथ समूह चर्चा कराई जाए, यानी आपस में बच्चों को ग्रुप डिस्कशन करने का मौका दिया जाए। इससे क्या होता है कि जो बच्चे थोड़ी बहुत चीजें भूले रहते हैं तो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो लोग आपस में शेयर करके जो जानकारी भूली रहती है उसको याद कर लेते हैं।
इसके द्वारा देखिए अधिगम जो है एक्टिव रूप में होता है, यानी अधिगम को सक्रिय रूप से जब बढ़ावा देंगे तब छात्र किसी भी चीज को याद रखेंगे और उनको प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी किसी छात्र को यदि कोई प्रश्न बताने में कठिनाई हो रही है या बोल नहीं पा रहा है तो उसको प्रेरित करना चाहिए। जी वो ऐसे ही बार बार बोलने लगेगा तो फिर उसको जो चीज पढ़ाई जाएगी वो याद रहेगी। फिर देखिए नियमित पुनरावृत्ति कराना चाहिए, यानी रेगुलर रिवीजन कराना चाहिए। जो चीज पढ़ाई जाए लिखाई जाए उसको रिवाइज कराना चाहिए, यानी एक दो दिन बीत जाए फिर से उसको पूछना चाहिए, उसको मौखिक रूप में लिखित रूप में छात्रों को करवाना चाहिए। छात्रों का ध्यान बनाए रखना चाहिए, यानी जब छात्र पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे तो जानकारी को आसानी से ग्रहण और संग्रहित कर, यानी छात्र अगर क्लास में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि वो आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। यदि वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो वो बातें उनके मेमोरी में संग्रहित होंगी, स्टोर होंगी। अब देखिए स्मृति को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं जिसके आधार पर आप अपनी मेमोरी को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय क्या है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, यानी आप पर्याप्त मात्रा में नींद लें, संतुलित भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें, जिससे आपकी मेमोरी जो है बहुत बेहतर रहेगी। यानी आप नींद सही से नहीं लेंगे तो मानसिक तनाव रहेगा, तो किसी चीज को आपको पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी। उसी प्रकार से अगर असंतुलित दिनचर्या है, आपका भोजन उल्टा सीधा करते हैं, शरीर अस्वस्थ है, तो भी किसी चीज को सोचने समझने के लिए मेमोरी काम नहीं करेगी। फिर उसके बाद देखिए ध्यान और योग के द्वारा यदि किसी की मेमोरी कमजोर है या एकाग्र नहीं, कंसंट्रेशन की कमी है, तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति को थोड़ा बहुत सुबह सुबह ध्यान और योगा करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसकी जो मेमोरी होती है, कंसंट्रेशन उसमें बढ़ती है। उसके बाद फिर देखिए अगला उपाय क्या है, सकारात्मक सोच, यानी किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी व्यक्ति को हर समय पॉजिटिव थिंकिंग करनी, यानी नेगेटिव बातों को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद देखिए रचनात्मक गतिविधियां, यानी क्रिएटिव एक्टिविटीज को करते रहना चाहिए। यानी यदि आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो उससे संबंधित शॉर्टकट में लिखिए, या उससे संबंधित कोई कहानी सुनिए, उससे संबंधित कोई चित्रकारी बनाइए, तब जाके, या फिर आप उसको अपने द्वारा गा के करिए, या मतलब ऐसे ऐसे तरीके हैं जिसमें आप केवल एक ही तरीके से उस चीज को न करें बल्कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। उदाहरण के लिए देखिए निष्कर्ष के लिए इसका कंक्लूजन क्या आ रहा है कि स्मृति शिक्षण और अधिगम का मूल आधार होता है। बिना अच्छी स्मृति के सीखना स्थायी और प्रभावी नहीं हो सकता। शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि वे छात्रों की स्मृति को मजबूत करने के लिए सक्रिय और रोचक शिक्षण विधियां अपनाएं, जैसे दोहराव, चर्चा और व्यवहारिक गतिविधियां। जब स्मृति मजबूत होती है तो छात्र न केवल परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं बल्कि जीवन में भी सफल और रचनात्मक बनते हैं। यानी देखिए अच्छी मेमोरी केवल परीक्षा में सफल होने में मदद नहीं करती, वो आपके जीवन भर आपकी हेल्प करती है। आप किसी भी चीज को भूलते नहीं हो। बहुत से लोगों को आप देखते होंगे कि चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका नुकसान भी होता है और समय भी बर्बाद होता है। उसके बाद उनको कहीं कहीं लोगों की बातों को सुनना पड़ता है, उनकी इंसल्ट भी हो जाती है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए आप अपनी मेमोरी को बेहतर रखने का प्रयास करें। ठीक है। अब देखिए अगला जो टर्म है वो है ध्यान, अटेंशन। देखिए जितने भी टर्म हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ये सारे टर्म जो हैं आप लोगों की शिक्षण की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इन सारे टर्म को आप लोग अच्छे तरीके से जानते रहेंगे तो इन्हीं के आधार पे जब पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए ध्यान भी देखिए क्या है कि मनुष्य की एक मूलभूत मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या विचार पर केंद्रित होता है, यानी अन्य व्याकुलताओं को वह अनदेखा करता है। यानी जब व्यक्ति किसी चीज में इंटरेस्ट ले रहा है तो बाकी चीजों को अनदेखा करता है, वो केवल उसी पर ध्यान रखता है। देखिए ध्यान के माध्यम से व्यक्ति किसी जानकारी को ग्रहण करता है और उसे समझने में सक्षम होता है। जब तक व्यक्ति किसी चीज पर ध्यान नहीं देगा तब तक वो जानकारी उसको सही तरीके से नहीं मिल पाएगी और फिर बाद में उसको वो अच्छे तरीके से ग्रहण भी नहीं कर पाएगा और अपनी मेमोरी में उसको संरक्षित भी नहीं रख पाएगा और भविष्य में फिर उसका उपयोग भी नहीं कर पाएगा। तो देखिए सरल शब्दों में इसको क्या कहा जा सकता है कि ध्यान वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी एक चीज पर अपने मन और इंद्रियों को केंद्रित करता है
ताकि वह उसे बेहतर तरीके से समझ सके और याद रख सके। का मतलब क्या है कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें प्रस्तुत की जा रही हैं, लेकिन यदि आपको उसमें से किसी एक चीज़ को सीखना है तो बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं रखना, यानी कि उसी पर अपना पूरा फोकस रखेंगे, तब जाके उस चीज़ के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए देखिए, आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं पढ़ाई लिखाई के दौरान ध्यान नहीं रखते हैं, उनका ध्यान कहीं और रहता है। पढ़ रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, सोच रहे हैं कहीं बाहर की बातें, या बाहर में कोई स्टूडेंट आ जा रहे हैं तो उनको देख रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कोई चीज़ जब बताई जाती है तो उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती है और फिर भूल जाते हैं। देखिए, ध्यान की क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। पहली विशेषता क्या है, एक चयनात्मक प्रक्रिया यानी सेलेक्टिव प्रोसेस है। ध्यान एक चयनात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति विशेष जानकारी को चुनता है और अन्य को नजरअंदाज करता है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को जो चीज सीखनी होगी, जो चीज जाननी होगी, उसी चीज पर ध्यान देगा, यानी उसको चयन करेगा, बाकी चीजों से मतलब नहीं रखता है। दूसरी विशेषता क्या है, गतिशील होती है, यानी ध्यान अस्थायी नहीं होता, यह समय, परिस्थिति और व्यक्ति की रुचि के अनुसार बदलता रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि ध्यान एकदम अस्थायी होता है, जैसे व्यक्ति की जरूरत होगी, जैसे सिचुएशन होगी, उसी प्रकार से ध्यान रखा जाता है। तीसरी विशेषता यह आवश्यकता और रुचि पर निर्भर होती है, यानी व्यक्ति की जिस प्रकार की आवश्यकता होगी, जैसी रुचि होगी, वो उसी प्रकार से उस पर ध्यान रखेगा। अगली चीज देखिए, इसकी विशेषता है सीमित क्षमता, यानी व्यक्ति एक समय में सीमित चीजों पर ही ध्यान केंद्रित कर सके। यानी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति एक साथ ढेर सारी चीजों पर ध्यान रख सके, ये नहीं हो सकता। आपको अगर किसी चीज पर ध्यान रखना है तो कम ही चीजों पर ध्यान रख पाएंगे। ढेर सारी चीजों पर ध्यान रखेंगे तो कुछ न कुछ चीजें आपकी स्मृति से हट जाएंगी, यानी आप उस चीज को भूल जाएंगे। इससे देखिए क्या होता है, एकाग्रता में सहायक होती है, यानी जब आप किसी चीज पर ध्यान करेंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है और उस काम को आप अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अब देखिए, ध्यान के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ अटेंशन। तो पहला देखिए क्या होता है, स्वैच्छिक ध्यान, यानी वॉलंटरी अटेंशन। इसका मतलब हो गया कि जब व्यक्ति किसी चीज को जानने के लिए खुद से प्रयास करे, यानी खुद इच्छा रखे, तो वो होता है स्वैच्छिक ध्यान। यानी जब व्यक्ति अपने इच्छा और प्रयास से ध्यान केंद्रित करता है तो उसे स्वैच्छिक ध्यान कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए स्वेच्छा से किताब पढ़ता है। उसी प्रकार से होता है अनैच्छिक ध्यान, यानी छात्र अपने मन से ध्यान न रखे, बल्कि किसी के कहने पर, किसी के द्वारा डांटने पर या अचानक कुछ होने पर उसका ध्यान चला जाए, तो इस प्रकार का ध्यान क्या होता है, अनैच्छिक। देखिए, जब ध्यान अचानक और अनायास ही किसी वस्तु की ओर आकर्षित होता है तो इस प्रकार के ध्यान को कहते हैं अनैच्छिक ध्यान। अचानक आपको कोई चीज दिखी और आपने उस पर ध्यान लगाया, तो ये क्या होता है ना, यदि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, टीचर के द्वारा डांटा गया तो फिर आप उसको उस पर ध्यान देने लगे। आपकी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी आप ध्यान दे रहे हैं। जैसे देखिए, उदाहरण में सड़क पर अचानक तेज आवाज होने पर व्यक्ति का ध्यान उस ओर चला जाता है। जैसे आप देखिए, इस रास्ते में चल रहे हैं, सड़क पर किसी तेज आवाज को आपने सुना, यानी किसी गाड़ी का टायर फट गया या फिर किसी गाड़ी वाले ने बहुत तेज से हॉर्न बजाया, तो आपका ध्यान क्या है, उस तरफ चला जाएगा। उसके बाद देखिए, ध्यान स्वचालित होता है, यानी इसका तीसरा प्रकार क्या है, हैबिचुअल होता है। जब ध्यान किसी आदत के कारण स्वतः ही केंद्रित होता है, यानी अगर आप कोई काम डेली कर रहे हैं तो आपको उस काम को करने के लिए ध्यान अपने आप उस पर चला जाएगा। जैसे देखिए, आप लोग सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं तो आपको ब्रश का ध्यान रहता है। बहुत से लोग देखिए चाय पीते हैं तो चाय का ध्यान रहता है, उस चीज को आप भूलते नहीं। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति सुबह अखबार पढ़ता है तो उसको अखबार पढ़ने का ध्यान रहता है और उसको अखबार को पढ़ता है। देखिए उदाहरण, रोज सुबह अखबार पढ़ना। अब देखिए, ध्यान को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं। जैसे देखिए, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक थे, उसी प्रकार ध्यान को। तो देखिए, सबसे पहला कारक होता है ध्यान को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में देखिए क्या होता है, व्यक्ति की रुचि, आवश्यकता और प्रेरणा, यानी इन तीनों के द्वारा व्यक्ति का ध्यान प्रभावित होता है आंतरिक रूप से। यदि उसको इंटरेस्ट है उस चीज में तो ध्यान देगा, यदि उसको वो चीज आवश्यक है तो ध्यान देगा, और व्यक्ति उस चीज से संबंधित पहले से उसको प्रेरणा दी गई है, प्रेरित है तो ध्यान देगा। उसी प्रकार से देखिए, बाहरी कारक होते हैं। बाहरी कारक में जैसे उत्तेजना, यानी किसी तेज आवाज को सुनकर, किसी रंगीन चित्र को देखकर, किसी अच्छी चीज को देखकर व्यक्ति के अंदर उत्तेजना यानी स्टिमुलस उत्पन्न हुआ, तब जाके ध्यान देगा। यदि उसको किसी प्रकार की नवीनता दिखती है, कुछ नयापन दिखता है तो व्यक्ति ध्यान देगा।
और परिचितता, यदि व्यक्ति किसी चीज से परिचित है और वो लगता है कि इस चीज को पहले मैंने कहीं देखा है, पहले सुना है, तो फिर उस पर ध्यान देगा। तो ये चीजें जो है ध्यान को प्रभावित करती है। अब देखिए ध्यान के उदाहरण भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ अटेंशन। तो जिसमें सबसे पहला उदाहरण क्या है, शैक्षणिक ध्यान। जब छात्र कक्षा में शिक्षक के द्वारा बताई गई चीजों को बहुत ध्यान से सुनता है तो वो शैक्षणिक ध्यान से संबंधित होता है। कार्यस्थल का ध्यान, जब काम करने वाले, ऑफिस में काम करने वाले जो कार्यकर्ता होते हैं, किसी मीटिंग में अधिकारियों के द्वारा अगर इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है तो उस चीज को ध्यान से सुनते हैं, तो यह कार्यस्थल से संबंधित ध्यान होता है। उसी प्रकार से देखिए अनुभवजन्य ध्यान होता है, यानी किसी आयोजन में भाग लेते समय आपको पहले से उससे संबंधित कोई अनुभव है तो आप उसका उपयोग करने के लिए दूसरे लोगों को बताते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। खेल में ध्यान, जब खिलाड़ी देखिए खेल खेलते हैं तो वो गेंद को मारने से पहले उस चीज पर ध्यान रखते हैं, यानी गेंद किधर आ रही है, किधर जा रही है, तब उसको अच्छे तरीके से उस पर शॉट खेलते हैं। अब देखिए शिक्षण और अधिगम में ध्यान की क्या भूमिका होती है। तो देखिए शिक्षण और अधिगम में ध्यान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बिना ध्यान के किसी भी चीज को सीखना संभव नहीं है। जब छात्र किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे उसे बेहतर तरीके से समझते हैं, याद रखते हैं और प्रभावी ढंग से सीखते हैं, और उसी चीज के आधार पर वो चीज उनकी मेमोरी में स्टोर होती है। जब तक ध्यान नहीं रखोगे तो आपका जो पहले का मैंने अभी बताया कि जो स्मृति होती है, प्रेरणा होती है, वो किसी काम की नहीं होगी। आप जब किसी चीज पे ध्यान ही नहीं रखोगे तो कितना भी प्रेरणा आपको दी जाए कोई मतलब नहीं है, आपके मेमोरी में वो चीज याद ही नहीं रहेगी। तो देखिए पहला क्या काम इससे होता है शिक्षण अधिगम में, कि यह जानकारी को ग्रहण करने के लिए उपयोग होती है, यानी जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे आपको जानकारी प्राप्त नहीं होगी। देखिए कक्षा में ध्यान देते हैं तो विषय को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं समझ पाएंगे। या देखिए स्मृति को मजबूत बनाता है, यदि आप किसी चीज को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से करते हैं, तो वो चीज आपकी स्मृति में बहुत अच्छे तरीके से ज्यादा समय के लिए स्टोर रहता है। देखिए यदि कोई छात्र ध्यानपूर्वक गणित का सूत्र सीखता है तो वह उसे लंबे समय तक याद रखता है। इससे देखिए विचारशीलता और समझ में वृद्धि होती है, यानी किसी चीज को अगर कोई छात्र ध्यान से सुन रहा है, पढ़ रहा है, तो उसके अंदर विचारों में बहुत अच्छी तरह से वृद्धि होगी और उस विषय को वो गहराई से समझ सकेगा। उदाहरण के लिए देखिए इतिहास के पाठ को ध्यान से पढ़ने पर उसने के घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझा जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए किसी स्टूडेंट को इतिहास पढ़ाया जा रहा है, तो इतिहास में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के ढेर सारे घटनाक्रम होते हैं। तो जब आप उस चीज को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको वो घटनाक्रम पूरा सीरियल वाइज याद हो जाएगा कि ये घटना पहले हुई थी, ये घटना ऐसे हुई थी। जैसे देखिए आप लोग को इतिहास में पढ़ाया जाए कि भारत में जो मुस्लिम शासक थे वो कब आक्रमण किए थे, उसके बाद किसने आक्रमण किया, किसका शासन कब से कब तक चला, तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। उसके बाद देखिए ये शिक्षण अधिगम में समस्या समाधान की क्षमता में सुधार करने के लिए उपयोग करता है। यदि कोई छात्र समस्याओं को गहराई से सोचकर समझकर उनका ध्यान रखता है तो उसका हल भी निकाल सकता है। और अगली चीज क्या है, इससे एकाग्रता आती है, यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। जब आप किसी चीज को ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से करोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन उस चीज के प्रति बेहतर होगा। अब देखिए ध्यान को बेहतर करने के लिए टीचर्स के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो क्या सुझाव है कि शिक्षण को रोचक और आकर्षक बनाया जाए, यानी क्लास में अगर टीचर के द्वारा कोई चीज पढ़ाई जा रही है तो वो उस तरीके से पढ़ाई जाए कि छात्रों को वो चीज आकर्षक लगे, उनको रोचक लगे, तब जाके वो उस पर ध्यान देंगे। छात्रों से बीच बीच में प्रश्न पूछते रहना चाहिए। यदि आप कोई चीज पढ़ा रहे हो और बीच में प्रश्न पूछ ले रहे हो तो छात्र उससे क्या रहेगा, उनको लगेगा, वो डरते रहते हैं कि नहीं ध्यान से सुनेंगे तो मुझसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, इसलिए वो उस चीज को ध्यान से सुनेंगे। छात्रों की रुचि को समझना चाहिए। यदि छात्रों को रुचि को आप नहीं समझ पा रहे हैं, यानी आप जो चीज पढ़ा रहे हैं छात्र उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप कितना भी उनको पढ़ाइए वो उस चीज में ध्यान नहीं देंगे। सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, यानी यदि आप कोई कार्य करा रहे हैं तो आप उसमें देखिए
कि छात्र अपने मन से उसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं कि नहीं, आप ज़बरदस्ती उनको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर तो नहीं कर रहे हैं, और उनको विभिन्न प्रकार की समूह चर्चाओं में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि छात्र अपनी इच्छा से उसमें भाग ले रहे हैं कि नहीं। यदि देखिए क्लास में किसी स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, अगर उसके पढ़ने का मन नहीं है तो आप अगर उसको ज़बरदस्ती डांट के बैठाएंगे पढ़ाएंगे तो वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देगा। देखिए सक्रिय भागीदारी के दूसरे और तरीके क्या है कि समूह चर्चाएं कराई जानी चाहिए, परियोजना कार्य कराए जाने चाहिए और प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित, यानी छात्रों को कुछ प्रोजेक्ट दे दीजिए, वो खुद ही उसमें व्यस्त रहेंगे, अपने मन से करेंगे। देखिए क्लास में जब देखिए स्टूडेंट लोग को, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, यदि उनको प्रैक्टिकल फाइल से संबंधित कोई वर्क दे दिया है या कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है या कोई होमवर्क दे दिया जाता है, तो देखिए वो क्या होता है, अपने आप उसमें लगे रहते हैं और मन से उसको करने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा देखिए शिक्षण जो है व्यवस्थित तरीके से कराना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि कभी कुछ पढ़ाए कभी कुछ पढ़ाए, क्रम से नहीं पढ़ाएंगे तो भी छात्रों का उस चीज में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ध्यान के भटकाव को कम करें, यानी कक्षा में अनावश्यक बातों को, अनावश्यक चीजों को उपयोग न करें जिससे छात्रों का ध्यान भटके। उसके बाद देखिए छोटे छोटे विराम लेना चाहिए, यानी यदि लंबा शिक्षण कराया जा रहा है तो बीच में थोड़ा सा गैप कर देना चाहिए। यदि स्टूडेंट भी किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो लंबे समय तक उस चीज को नहीं पढ़ना चाहिए, थोड़े समय के लिए उसमें गैप कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनका ध्यान जो है बना रहता है, नहीं तो ज्यादा देर तक मस्तिष्क में थकान हो जाएगी तो फिर ध्यान नहीं लगेगा। उसके बाद सबसे लास्ट चीज क्या है कि छात्रों को सकारात्मक प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए, यानी यदि कोई छात्र सही उत्तर दे रहा है तो उसको उसकी प्रशंसा करनी, अगर गलत उत्तर दे रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको डांट दिया जाए, बल्कि उसको कहा जाए कि आप दोबारा प्रयास करिए, अच्छे से पढ़िए, तब जाके वो इस सारी चीजों में अच्छे से इंटरेस्ट ले। अब देखिए ध्यान बढ़ाने के उपाय, वेज टू इम्प्रूव अटेंशन। तो इसमें देखिए क्या है कि ध्यान को अच्छे तरीके से बढ़ाने के लिए मेडिटेशन और योगा करना चाहिए, अच्छे तरीके से नींद लेनी चाहिए और पोषक आहार लेने चाहिए, यानी संतुलित आहार लेने चाहिए। किसी कार्य को संगठित रूप से करना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए, तितर बितर इधर उधर नहीं करना चाहिए। फिर अभ्यास बार बार करना चाहिए, यानी जब आप बार बार अभ्यास करोगे तो आपका ध्यान उस चीज पे लगेगा। और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बातों पर नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका किसी काम को करते समय ध्यान बना रहेगा। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि ध्यान अधिगम का मूल आधार होता है, बिना ध्यान के सीखना संभव नहीं है। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे छात्रों का ध्यान शिक्षण पर केंद्रित रखने के लिए सक्रिय करें, उसको रोचक बनाएं और उनकी सहभागिता निश्चित करें, तब जाके छात्र उनके क्लास में ध्यान रखेंगे। जब छात्र ध्यान पूर्वक सीखते हैं तो वह न केवल बेहतर ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि उनकी समस्या समाधान, रचनात्मकता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसीलिए शिक्षण में ध्यान का विकास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना ध्यान के किसी भी प्रकार की शिक्षा को, शिक्षण को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। आप कितने भी अच्छे ज्ञानी हो, आप कितना भी अच्छा नॉलेज रखते हो, यदि आपके क्लास में स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो फिर वो अच्छे तरीके से उस चीज को नहीं सीख पाएंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए देखिए बिना ध्यान से अगर किया जाता है तो कार्य सही से नहीं होता। तो ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पढ़ा, अध्ययन किया, जो शिक्षा के क्षेत्र में, अधिगम के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मोटिवेशन यानी प्रेरणा, अभिप्रेरणा के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मेमोरी यानी स्मृति के बारे में, और फिर तीसरा जो टर्म पढ़ा हम लोगों ने अटेंशन यानी ध्यान के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा होगा। मैंने आप लोगों को ये क्लास में भी पढ़ा दिया है, तो जिन स्टूडेंट ने सब चीज़ों क्लास में पढ़ा है उनका एक बार रिवीजन हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को इतने ध्यानपूर्वक देखा, मेरी क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।